ये तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा मतलब सीधी भाषा में ये है क्या? देखिए, ये किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस यानी नाभिक से निकलने वाली ऊर्जा है। अच्छा, वही नाभिक जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, है ना, मेरे ख्याल से 1911 में। बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब भी किसी परमाणु के नाभिक की बनावट में, मतलब उसकी संरचना में कोई बदलाव होता है, हाँ, तो उस प्रक्रिया में नए परमाणु या कण बनते हैं और साथ में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। बस इसी ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और ये दो तरह की होती है, जैसा आपने कहा, संलयन और विखंडन। जी, नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियो फ्यूजन जी, और नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियो फिजन। ठीक है, तो पहले संलयन को समझते हैं। फ्यूजन सुनने में लगता है जैसे कुछ जुड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये वही प्रक्रिया है जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और इस जुड़ने में ही ऊर्जा निकलती है। बहुत ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा की एक विशाल मात्रा निकलती है। लेकिन इसमें एक मुश्किल है। क्या? इस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए हजारों बल्कि कई लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। लाखों डिग्री? इतना ज्यादा? इतना ज्यादा कि पदार्थ अपनी चौथी अवस्था मतलब प्लाज्मा अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारा सूरज ही हुआ फिर। बिल्कुल, सूरज और आसमान के सारे तारे, उनकी ऊर्जा का स्रोत यही नाभिकीय संलयन ही है। अच्छा। वहां पर हाइड्रोजन जो ईंधन का काम करता है वो लगातार हीलियम में बदलता रहता है और इसी से वो गर्मी और रोशनी पैदा होती है। और अगर इंसान इसका इस्तेमाल करे तो हाइड्रोजन बॉम्ब, वो भी तो इसी पे आधारित है ना? हाँ, हाइड्रोजन बॉम्ब का निर्माण एक अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित है। समझ गया। चलिए अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, विखंडन, जो संलयन के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, फिजन। इसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों का निर्माण करता है। मतलब जुड़ने की जगह टूटना। सही। और इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा की एक विशाल मात्रा निकलती है। और यहीं से मेरे ख्याल से परमाणु बम की कहानी शुरू होती है। सही पकड़ा। परमाणु बम यानी एटम बॉम्ब का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। और इसे बनाने के लिए यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी तत्वों की जरूरत होती है। जी, दुनिया का जो पहला परमाणु बम था वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत 1942 में अमेरिका में बनाया गया था। और इसके निर्माता थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हाँ, और फिर इतिहास में इसके दो बहुत ही विनाशकारी प्रयोग भी हुए। हिरोशिमा और नागासाकी। जी, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का बम गिराया था। उसमें यूरेनियम था। हाँ, और फिर ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन गिराया गया जिसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था। भारत ने भी तो अपने परमाणु परीक्षण किए हैं। जी बिल्कुल। पहला परीक्षण 1974 में पोखरण में हुआ था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। सही। और दूसरा परीक्षण 1998 में हुआ जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। लेकिन मैंने एक और तरह के बम के बारे में सुना है, न्यूट्रॉन बम। हाँ, ये एक अलग तरह का हथियार है। इसे अमेरिका ने 1977 में बनाया था। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ जीवों और मनुष्यों को नष्ट करता है। इमारतों जैसी निर्जीव चीजों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये तो बहुत ही भयावह है। खैर, ये तो वही अनियंत्रित अभिक्रिया की बात जिससे विनाश होता है। लेकिन अगर हम इसी को कंट्रोल कर लें तो बिजली बना सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और जिस संयंत्र में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से ऊष्मा उत्पन्न करके विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है उसे ही हम नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी कहते हैं। तो चलिए इस परमाणु भट्टी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। मतलब एक बम को धमाका बनने से कैसे रोकते हैं? देखिए, इसके कुछ मुख्य घटक हैं। सबसे पहला तो है नाभिकीय ईंधन यानी यूरेनियम 235। हाँ, आमतौर पर यही वो पदार्थ जिसका विखंडन किया जाता है। फिर दूसरा है मंदक यानी मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब ये कुछ मॉडरेट करता है? स्पीड? सही। इसका काम न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। एक तरह का स्पीड ब्रेकर हुआ। हाँ, कह सकते हैं। इसके लिए भारी जल यानी हेवी वाटर और ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग होता है। ओके। और तीसरा और सबसे जरूरी, नियंत्रक
कंट्रोलर ये कंट्रोल करता होगा कि अभिक्रिया कितनी तेज हो। बिल्कुल, ये अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोखकर मतलब अब्सॉर्ब करके अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करता है। अच्छा, इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? इसके लिए बोरॉन या कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ईंधन हो गया, स्पीड ब्रेकर हो गया और कंट्रोलर भी हो गया। और क्या होता है? फिर आता है शीतलक यानी कूलेंट। विखंडन में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है ना। हाँ, जाहिर है। तो उस गर्मी को सोखने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे द्रवित सोडियम यानी लिक्विड सोडियम। और इन सब चीजों के आसपास सुरक्षा का भी कोई इंतजाम होता होगा रेडिएशन से बचाने के लिए? यकीनन, उसे कहते हैं रक्षा कवच या सेफ्टी शील्ड। रेडिएशन को बाहर आने से रोकने के लिए रिएक्टर के चारों ओर करीब 7-8 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार होती है। कमाल है। तो संक्षिप्त में एक बार पूरी प्रक्रिया बताइए। तो होता यह है कि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की टक्कर होती है। इससे ऊर्जा निकलती है और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। एक मिनट, यहीं पर सवाल है। हाँ। अगर 1 से 3 न्यूट्रॉन निकले तो वो आगे जाकर 9 पैदा करेंगे, फिर 27। ये तो एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। सही सवाल। यहीं पर नियंत्रक छड़ें काम आती हैं। वो उन 3 में से 2 न्यूट्रॉन को सोख लेती हैं। अच्छा, और सिर्फ एक को ही आगे बढ़ने देती है। इससे श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण में रहती है। समझ गया। तो हमें एक स्थिर गर्मी मिलती रहती है। फिर उस गर्मी का क्या होता है? इस प्रक्रिया से जो गर्मी पैदा होती है उसका उपयोग पानी को उबालकर भाप बनाने में किया जाता है। और फिर वो भाप? वही भाप टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन के घूमने से उससे जुड़ा जनरेटर घूमता है और जनरेटर के घूमने से चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है, जिससे बिजली पैदा होती है। मतलब आगे का प्रोसेस तो थर्मल पावर प्लांट जैसा ही है। हाँ बिल्कुल, बस गर्मी पैदा करने का स्रोत अलग है। और जब भाप का काम हो जाता है, टरबाइन घूम जाती है, फिर उस भाप का क्या होता है? जब भाप संघनित हो जाती है, मतलब कंडेंस हो जाती है, तो उसे फिर से पानी बनाकर दूसरे चक्र में उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, विलयन सॉल्यूशन। तो विलयन है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो एक घोल, 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का मिश्रण। बिल्कुल। और इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, विलय और विलायक। परीक्षा के लिए इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, विलय मतलब सोल्यूट वो पदार्थ है जो घुलता है। ठीक है। और इसकी मात्रा हमेशा कम होती है, जैसे चीनी या नमक। और विलायक? और विलायक यानी सॉल्वेंट वो है जिसमें कोई चीज घुलती है और इसकी मात्रा जाहिर है हमेशा ज्यादा होती है, जैसे पानी। और पानी की बात चली है तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, जल H2O को सार्वत्रिक विलायक मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर चीजें पानी में घुल जाती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं विलयन के प्रकारों पर। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। हाँ, यहीं से कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। पहला वर्गीकरण है विलय की मात्रा के आधार पर। इसमें 3 प्रकार हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। यह मुख्य अंतर समझना होगा। सबसे पहले संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त मतलब जब विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता के अनुसार घुली हो, न कम न ज्यादा, जैसे पीने लायक मीठा शरबत। बिल्कुल। और असंतृप्त अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब विलय पदार्थ की मात्रा जरूरत से कम घुली हो, जैसे बहुत फीका शरबत। हाँ, जिसमें और चीनी घोली जा सकती है। और तीसरा अतिसंतृप्त, सुपर सैचुरेटेड। हाँ, ये सबसे दिलचस्प है। इसमें विलय पदार्थ की मात्रा जरूरत से बहुत ज्यादा घुली होती है। ज्यादा मतलब कैसे? इतना ज्यादा कि उस तापमान पर अब और एक दाना भी नहीं घुल सकता। आपने चालाकी से उसे ज्यादा घोलने पर मजबूर किया है। अच्छा। तो अब दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। ये इस बात पर है कि पदार्थ कितनी अच्छी तरह घुलता है। यहाँ 2 प्रकार है, समांगी और विषमांगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और ये अंतर बहुत जरूरी है। बाद आप उसे देख नहीं सकते। बिल्कुल, जैसे पानी में चीनी या नमक का घोल, एक बार घुल गया तो हर बूंद का स्वाद एक जैसा होगा। और विषमांगी, हेट्रोजीनियस, इसमें विलय पदार्थ पूरी तरह से नहीं घुलता। अच्छा। ये याद रखना जरूरी है कि वो घुलेगा जरूर, पर 100% नहीं, जैसे नदी का गंदा पानी या पानी में रेत। यहाँ एक बात आती है, तेल और पानी, क्या वो इसका उदाहरण है? नहीं, ये एक आम गलती है। तेल और पानी आपस में घुलते ही नहीं हैं। अच्छा। वो तो बस 2 अलग परतें बना लेते हैं,
विषमांगी विलयन में पदार्थ थोड़ा बहुत घुलता जरूर है। समझ गई। यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। विषमांगी विलयन के भी दो मुख्य प्रकार हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, निलंबन सस्पेंशन और कोलाइड कोलॉइड। हाँ, और इन दोनों के बीच का जो सारा खेल है वो इनके कणों के आकार यानी साइज का है। साइज का। हाँ। निलंबन यानी सस्पेंशन में विलेय के कण बड़े होते हैं। कितने बड़े? इनकी त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी बड़ी होती है। अच्छा, मतलब हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ, जैसे नदी का गंदा पानी या हवा में धुआं या धूल के कण। ठीक है। और कोलाइड? कोलाइड में कण निलंबन से छोटे होते हैं। इनकी त्रिज्या 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके उदाहरण तो बहुत पूछे जाते हैं, दूध, पनीर, शहद और खून भी। बिल्कुल, दूध, खून, ये सब क्लासिक उदाहरण है कोलाइड के। अब कोलाइड में भी दो विशेष प्रकार हैं, पायस इमल्शन और जेल जेल। हाँ, पायस का मतलब है द्रव में द्रव का विलयन। द्रव में द्रव जैसे दूध। दूध में पानी जो कि एक द्रव है, उसमें वसा यानी फैट के कण निलंबित होते हैं जो खुद भी द्रव ही हैं। अच्छा, पेंट भी इसका एक उदाहरण है? हाँ, पेंट भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और जेल? जेल का मतलब है ठोस में द्रव का विलयन। ठोस में द्रव, ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है पर होता यही है। जैसे फेस वॉश, शैम्पू या हेयर जेल, इनमें एक ठोस का नेटवर्क होता है जिसके अंदर द्रव फंसा होता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए अब कुछ और जरूरी मिश्रणों के उदाहरण तेजी से देखते हैं। ठीक है। गैस में गैस का मिश्रण, हवा, वायु। गैस में द्रव का मिश्रण, कोहरा। और गैस में ठोस, धुआं या धूल भरी आंधी। द्रव में गैस का मिश्रण, कोल्ड ड्रिंक। द्रव में द्रव, दूध और पानी, जैसा हमने अभी बात की। और द्रव में ठोस का मिश्रण, चीनी पानी का शरबत, सबसे आसान। आखिर में ठोस में ठोस का मिश्रण, मिश्र धातुएं, एलॉयज, जैसे पीतल जो तांबा और जिंक से बनता है। ठीक है, अब कुछ गणितीय सूत्रों को समझ लेते हैं जो सीधे परीक्षा में आते हैं। न्यूमेरिकल्स। हाँ। पहला है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता निकालने का सूत्र है विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा गुणा 100। विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा गुणा 100। हाँ, उदाहरण के लिए अगर 5 किलोग्राम जल में 2 किलोग्राम चीनी मिलाई जाती है तो विलेयता होगी 2/5 × 100 यानी 40। बिल्कुल, 40। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता पता करना, कंसंट्रेशन बाय मास परसेंटेज। हाँ, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अच्छा। इसका सूत्र है विलेय का द्रव्यमान विलयन का कुल द्रव्यमान × 100। अच्छा, तो यहाँ नीचे विलायक नहीं बल्कि विलयन का कुल द्रव्यमान है। बिल्कुल, मतलब विलेय और विलायक दोनों का जोड़। हाँ, यही मुख्य अंतर है। विलेयता में नीचे सिर्फ विलायक होता है और सांद्रता में नीचे पूरा विलयन होता है। तो एक उदाहरण से इसे भी समझ लेते हैं। अगर 49 ग्राम नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, हाँ, तो सांद्रता क्या होगी? तो यहाँ विलेय का द्रव्यमान है 49 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान है 320 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले विलयन का कुल द्रव्यमान निकालना होगा जो होगा 320 + 49 यानी 369 ग्राम। 369 ग्राम। अब इसे सूत्र में रखेंगे तो ये होगा 49 369 × 100। समझ गई। इसे हल करने पर जो भी आएगा वो प्रतिशत में उस विलयन की सांद्रता होगी। बस यही याद रखना है कि विलेयता के सूत्र में नीचे सिर्फ विलायक है और सांद्रता के सूत्र में नीचे पूरा विलयन है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन में एक बहुत खास गुण होता है ना, कैटेनेशन, मतलब वो लंबी लंबी चेन बना सकता है। बिल्कुल, और इसी वजह से प्रकृति में कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो शुरुआत में एक सिद्धांत था जिसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहते थे। ये बर्जीलियस ने दिया था, सही कहा। हाँ, वाइटल फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत के हिसाब से कार्बन के जो यौगिक हैं वो सिर्फ प्रकृति में ही मिल सकते हैं। अच्छा, मतलब उन्हें कोई इंसान प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। जैसे यूरिया सिर्फ मलमूत्र से मिलेगा या फिर फॉर्मिक एसिड सिर्फ चींटियों और बिच्छुओं से। बिल्कुल, यही माना जाता था कि इनमें कोई जैविक शक्ति होती है। लेकिन फिर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ,
और ये मोड़ लाने वाले बर्जीलियस के ही शिष्य थे, फ्रेडरिक वोहेलर। वाह, मतलब गुरु ने एक सिद्धांत दिया और शिष्य ने उसे गलत साबित कर दिया। कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को मतलब बस यूं ही गर्म किया और उससे यूरिया बन गया। कमाल है। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी, जाहिर है। बहुत बड़ी। इससे ये साबित हो गया कि कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम रूप से भी मतलब लैब में भी तैयार किया जा सकता है। और प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक फिर यूरिया ही था। हाँ, यूरिया। अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं, समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनका आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, संरचना सूत्र, वो अलग अलग होता है। इसको किसी उदाहरण से समझाएं तो? सबसे अच्छा उदाहरण है ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला है C4H10। C4H10, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें चारों कार्बन एक सीधी चेन में जुड़े होते हैं, एक सीधी लाइन में। हाँ, और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। इसमें 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में होते हैं और एक शाखा मतलब एक ब्रांच के रूप में जुड़ा होता है। अच्छा, तो मतलब फॉर्मूला तो दोनों का C4H10 ही है, पर दिखने में अलग है। बिल्कुल, और संरचना अलग होने की वजह से इनके गुण भी अलग हो जाते हैं। और इसी घटना को समावयवता कहते हैं। सही। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक। हाँ। और इन्हें मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड? हाँ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एल्केन। ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। तो इसमें जरूर सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ और होगा? सही पकड़ा। इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच या तो डबल बॉन्ड पाया जाता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। और इसके उदाहरण है एल्कीन और एल्काइन। और ये एल्केन से कई ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 समूह हो गए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे? देखिए, इन तीनों समूहों के यौगिकों को पहचानने का एक बहुत सीधा तरीका है। वो क्या है? उनके सामान्य सूत्र और उनके नामकरण से। अच्छा, तो पहले एल्केन से शुरू करते हैं। एल्केन, इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 गुने से 2 ज्यादा। बिल्कुल, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा और नाम के अंत में एन लगता है। ठीक है, अब एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और इसका फॉर्मूला है CnH2n। मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से ठीक 2 गुनी। हाँ, न 2 ज्यादा न 2 कम, और नाम के अंत में ईन लगता है। तो अब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, एल्काइन का फॉर्मूला होगा 2 गुने से 2 कम। बिल्कुल सही, यानी CnH2n-2, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो नाम के अंत में आइन लगेगा। एकदम परफेक्ट। और नाम की जो शुरुआत है वो कार्बन की संख्या पर निर्भर करती है। हाँ, जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप और 4 के लिए ब्यूट। तो अब जोड़कर देखते हैं। अगर 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या होगा? H+N, इथेन। सही। और अगर 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो H+इन, इथीन। और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इथाइन। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल सिस्टम है। बिल्कुल। चलिए, अब कुछ जरूरी कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं। मीथेन से शुरू करें, CH4। हाँ, मीथेन ये एल्केन समूह का सदस्य है। इसे मार्श गैस भी कहते हैं। मार्श गैस इसलिए क्योंकि ये दलदली जगहों और धान के खेतों में पाई जाती है। अच्छा, और कोयले की खानों में भी ये काफी खतरनाक होती है ना? हाँ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये एक विस्फोटक मिश्रण बनाती है, इसलिए इसे फायर डैम्प भी कहा जाता है। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग मिथाइल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म जैसी चीजें बनाने में होता है। अब एक ऐसे यौगिक की बात करते हैं जिसका नाम एक बहुत बड़ी त्रासदी से जुड़ा है, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक बेहद जहरीली गैस। 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस को शहर की त्रासदी। हाँ, वो इसी गैस के रिसाव के कारण हुई थी जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली थी।
ये एल्काइल समूह का एक यौगिक है। एल्काइल समूह? हाँ, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तब एल्काइल समूह बनता है। चलिए अब कुछ और यौगिकों पर आते हैं, जैसे इथीन या एथिलीन। C2H4 ये एल्कीन समूह का सदस्य है। इसका उपयोग पॉलीथीन बनाने में होता है और मस्टर्ड गैस बनाने में भी। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एथिलीन एक पादप हार्मोन है। हार्मोन मतलब ये फलों को प्राकृतिक रूप से नेचुरली पकाने में मदद करता है। अच्छा, तो पेड़ पर जो फल अपने आप पकता है वो एथिलीन की वजह से होता है? बिल्कुल। और ये मस्टर्ड गैस क्या चीज है? ये एक जहरीली गैस है जिसका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के तौर पर किया गया था। ये त्वचा पर फफोले पैदा कर देती है। भयानक है। अब बात करते हैं एल्काइन समूह के सदस्य की, एथाइन या एसिटिलीन C2H2। ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। और इसका क्या उपयोग है? जब कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डाला जाता है तो एसिटिलीन गैस बनती है। हाँ, मैंने देखा है फलों वालों को ऐसा करते हुए। वो इसीलिए करते हैं। इसका सबसे प्रमुख उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली पकाने में किया जाता है। अच्छा, तो एथिलीन प्राकृतिक तौर पर पकाती है और एसिटिलीन कृत्रिम तौर पर। सही। और इसके अलावा एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग गैस वेल्डिंग में होता है। गैस वेल्डिंग में? हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तापमान पैदा करता है जिससे धातु को पिघलाकर जोड़ा जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल है, ये जो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, इनकी लंबाई में भी कोई फर्क होता है क्या? हाँ, ये परीक्षा के लिहाज से एक बहुत जरूरी तथ्य है। कार्बन कार्बन के बीच बंधन की जो लंबाई है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल। तो कौन सा सबसे लंबा होता है? सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा और सबसे कमजोर होता है। और डबल बॉन्ड? वो उससे छोटा और ज्यादा मजबूत होता तो है। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा और सबसे मजबूत होगा। बिल्कुल। तो लंबाई का घटता हुआ क्रम है, इथेन जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो सबसे लंबा, फिर उससे छोटा इथीन जिसमें डबल बॉन्ड है, और सबसे छोटा एथाइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो लंबाई का क्रम हुआ एथेन, इथीन, इथाइन। एकदम सही। और मजबूती का क्रम इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, अभिक्रियाशील समूह। जी, अभिक्रियाशील समूह। देखिए, ये एक ऐसा समूह होता है जो किसी एल्काइल ग्रुप में लगकर उसके रूप और गुण दोनों को पूरी तरह बदल देता है। एल्काइल ग्रुप मतलब जो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर बनता है। बिल्कुल। उसका एक सीधा सा फॉर्मूला है CnH2n+1। ये बस एक कार्बन की चेन है। असली खिलाड़ी तो वो फंक्शनल ग्रुप ही है जो इससे जुड़ता है। अच्छा, तो फिर इस परिवार के सबसे पहले सदस्य से मिलते हैं शायद अल्कोहल ग्रुप। हाँ, अल्कोहल ग्रुप। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें मतलब हाइड्रोजन की जगह पर एक -OH समूह जुड़ जाता है। -OH समूह, ठीक है। और इसमें भी परीक्षा के लिहाज से दो नाम बहुत जरूरी हैं, मेथेनॉल और इथेनॉल। मेथेनॉल और इथेनॉल, नाम तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले मेथेनॉल की बात करते हैं जिसे मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसे वुड स्पिरिट भी तो कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, वुड स्पिरिट। हाँ। और ये बहुत ज्यादा विषैला होता है, पीने के लायक तो बिल्कुल नहीं। अच्छा। और अगर मेथेनॉल में एथेनॉल और पिरिडीन मिला दिया जाए तो ये एक बहुत ही मतलब घातक जहर बन जाता है। तो वो जो खबरें आती हैं कभी कभी अवैध शराब से जुड़ी, वो इसी वजह से होती हैं। ज्यादातर मामलों में यही कारण होता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे भाई की, एथेनॉल की, यानी इथाइल अल्कोहल। हाँ, एथेनॉल तो हमारी जिंदगी में हर जगह है। दवा और चिकित्सा में तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जी, एंटीसेप्टिक के रूप में, जैसे घावों की सफाई के लिए। और ईंधन में भी तो इसका उपयोग बढ़ा है आजकल। हाँ, बहुत ज्यादा। पेट्रोल के साथ मिलाकर इसे गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल कहते हैं। E10, E20 पेट्रोल, वही। बिल्कुल। और घरेलू चीजों में देखें तो शैम्पू, साबुन और खासकर सैनिटाइजर में। सैनिटाइजर, हाँ। और इसका सबसे मशहूर इस्तेमाल तो पेय पदार्थों में है, जैसे बियर, वाइन, विस्की। इन सब का मुख्य घटक यही होता है। कमाल है, एक ही परिवार के दो सदस्य और एक जानलेवा जहर है, तो दूसरा इतनी सारी चीजों में काम आता है। यही तो केमिस्ट्री है। अच्छा, अब अगले समूह पर चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान है यौगिक के अंत में COOH समूह का जुड़ना। COOH, ठीक है। इसमें सबसे पहला और दिलचस्प उदाहरण है
फॉर्मिक एसिड या कहें मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये नाम कहीं सुना है? चींटियों से जुड़ा है क्या? बिल्कुल सही पकड़ा। लाल चींटी, मधुमक्खी या बिच्छू जब डंक मारते हैं तो वो हमारी त्वचा में यही एसिड छोड़ते हैं। अच्छा, तो वो जो जलन और सूजन होती है वो इसी की वजह से? जी बिल्कुल, इसी एसिड की वजह से। फिर तो इस परिवार में एसिटिक एसिड भी होगा, मतलब सिल्का। हाँ, एथेनोइक एसिड जो सिरका हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में 4 से 8% एसिटिक एसिड का ही एक घोल होता है। 4 से 8%, समझ गया। इस लिस्ट में एक और नाम है, ऑक्सैलिक एसिड। ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है। मुश्किल नहीं, पर इसके दो बिल्कुल अलग अलग काम है। एक तरफ ये मानव किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में जमा हो जाता है और पथरी बनाता है। हाँ, जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। ये तो बड़ा अजीब है, एक तरफ शरीर में कुछ जमा कर रहा है, दूसरी तरफ कपड़ों से कुछ हटा रहा है। जी, और फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग होता है। अच्छा, तो ये तो हो गए एसिड्स। इसके अलावा भी कुछ और जरूरी समूह हैं? हाँ, कुछ और भी हैं जिनके मुख्य बिंदु याद रखने चाहिए। जैसे एक है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड, इसकी पहचान -CHO समूह से है। -CHO, ठीक है। फिर आता है कीटोन समूह। इसकी पहचान है -CO- समूह से। इसका एक बहुत आम उदाहरण है एसीटोन। एसीटोन, वो नील पेंट रिमूवर वाला? बिल्कुल वही, जिसे डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। अच्छा, और ईथर समूह भी है एक? हाँ, ईथर समूह। इसका मुख्य उपयोग एनेस्थीसिया में होता है। मतलब बेहोश करने के लिए? जी, सर्जरी वगैरह में मरीज को बेहोश करने के लिए। और एक ईस्टर समूह भी होता है। ईथर और ईस्टर, ये नाम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। हाँ, करते हैं, पर ईस्टर समूह अपनी एक खास गंध के लिए जाना जाता है। गंध? कैसी गंध? फलों जैसी मीठी गंध। इसका उपयोग मिठाइयों में, आइसक्रीम में और दूसरे पेय पदार्थों में फ्लेवर और खुशबू देने के लिए होता है। अरे वाह, मतलब जो आइसक्रीम में फ्रूट फ्लेवर आता है वो असली फल की जगह इस ईस्टर से आता है? कई बार, क्योंकि ये सस्ता भी है और इसकी खुशबू बहुत तेज होती है। ये तो कमाल की जानकारी है। अच्छा, अभी तक हम ये जो अलग अलग नाम ले रहे हैं, जैसे मेथेनॉल, फिर इथेनोइक एसिड, इसमें कॉमन नेम है, एक कोई और नाम है, इसका कोई सिस्टम है क्या? बिल्कुल है, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए IUPAC नामकरण प्रणाली बनाई गई है। IUPAC, हाँ। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जी, ये रासायनिक यौगिकों के नाम रखने की एक अंतर्राष्ट्रीय, मतलब एक ग्लोबल विधि है, ताकि पूरी दुनिया में एक कंपाउंड को एक ही नाम से जाना जाए। तो ये काम कैसे करता है? जैसे एल्केन के लिए? देखिए, एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। अच्छा इसके लिए सबसे आसान है, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों एक ही होते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई बदलाव नहीं। ये तो बढ़िया। और एल्कीन के लिए, जिसका फॉर्मूला CnH2n है? यहाँ थोड़ा फर्क आता है। एल्कीन का कॉमन नेम होता है एथिलीन या प्रोपिलीन, लेकिन IUPAC नेम में हम ईलीन की जगह ईन लगा देते हैं। मतलब एथिलीन का एथीन और प्रोपिलीन का प्रोपीन। एकदम सही, एथीन प्रोपीन। ठीक है। और फिर तीसरा है एल्काइन, जिसका फॉर्मूला है CnH2n-2। यहाँ भी वही बात है, जैसे कॉमन नेम है एसिटिलिन, वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली गैस, हाँ, उसका IUPAC नेम है ईथाइन। और एक और उदाहरण है मिथाइल एसिटिलीन। मिथाइल एसिटिलीन, इसमें तो 3 कार्बन हो गए। बिल्कुल, मिथाइल का 1 और एसिटिलीन के 2, कुल 3 कार्बन। और 3 कार्बन के लिए IUPAC में हम प्रोप उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोपाइन हो गया। जी, मिथाइल एसिटिलीन का IUPAC नेम प्रोपाइन है। समझ गया। और 4 कार्बन परमाणुओं के लिए ब्यूट उपसर्ग का प्रयोग होता है ना? हाँ बिल्कुल, ब्यूट। और बस एक आखिरी चीज याद रखिएगा कि एसिटिलीन गैस यानी इथाइन, उसका रासायनिक प्रतीक C2H2 है। C2H2, ठीक है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, ईंधन यानी फ्यूल। फ्यूल तो ईंधन आखिर है क्या? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पदार्थ हैं जिन्हें हवा के संपर्क में जलाने पर गर्मी पैदा होती है। बिल्कुल, और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, दहन की प्रक्रिया में फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है ना, वो ऊष्मीय ऊर्जा मतलब थर्मल एनर्जी में बदल जाती है। ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और पदार्थ भी तो 2 तरह के हुए फिर, दहनशील और गैर दहनशील। सही,
दहनशील यानी वो जिनमें आग लग सकती है, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, और गैर दहनशील वो हो गए जो नहीं जलते, जैसे पानी, पत्थर। हाँ, पानी, पत्थर, रेत, ये सब। ठीक है, तो चलिए इसे और खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल गैस की। कोल गैस, इसका मिश्रण अक्सर पूछा जाता है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। और ये बनती कैसे है? ये कोयले के भंजक आसवन, मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये क्या प्रक्रिया है? इसमें क्या होता है कि कोयले को बिना ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। बिना ऑक्सीजन के? हाँ, तो वो जलता नहीं, बस टूट जाता है। उसमें से कोल गैस निकल जाती है और पीछे जो एक ठोस चीज बचती है ना, उसे कोक कहते हैं। कोक, ये तो फिर कोयले का एक तरह से शुद्ध रूप हो गया, है ना? इस तरह से, हाँ। और कोक को जलाने पर धुआं नहीं होता। अच्छा। इसके भी दो प्रकार हैं, सॉफ्ट कोक जो घरेलू ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है, और हार्ड कोक। हार्ड कोक का इस्तेमाल कहाँ होता है? वो धातुकर्मी प्रक्रियाओं में, मतलब मेटलॉजिकल प्रोसेसेस में काम आता है। ओके, तो यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इसी कोक से दो और गैसें बनती हैं। जी हाँ, जब आप गरम कोक के ऊपर से हवा, एयर गुजारते हैं तो बनती है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस। और जब उसी गरम कोक पर हवा की जगह जलवाष्प यानी स्टीम डालते हैं, तो बनती है जल गैस, वाटर गैस। और इनके मिश्रण को याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जल गैस मतलब वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगी, क्योंकि वो H2O से आई है। सही। जबकि प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होगी, क्योंकि वो हवा से आई है, और हवा में ज्यादातर नाइट्रोजन ही होती है। ये बहुत बढ़िया तरीका याद रखने का। चलिए अब खुद कोयले की बात करते हैं। इसकी जो गुणवत्ता है वो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। हाँ, जितना ज्यादा कार्बन उतना बेहतर कोयला और उतना ही कम धुआं। तो गुणवत्ता के आधार पर इसके 4 मुख्य प्रकार हैं। 4 प्रकार। पहला है एंथ्रासाइट। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। इसमें 90 से 95% कार्बन होता है। सबसे बेस्ट। हाँ। दूसरा है बिटुमिनस। ये दूसरा सबसे अच्छा है और इसे घरेलू कोयला भी कहते हैं। इसमें करीब 80 से 85% कार्बन होता है। बिटुमिनस, ठीक है। तीसरा है लिग्नाइट। इसमें लगभग 75% कार्बन होता है, और एक जरूरी बात, इसे भूरा कोयला या ब्राउन कोल भी कहा जाता है। भूरा कोयला, ये पॉइंट जरूरी है। और आखिरी है पीट। हाँ, ये सबसे खराब क्वालिटी का कोयला है। इसमें सिर्फ 50 से 60% कार्बन होता है, और ये जलने पर बहुत ज्यादा धुआं पैदा करता है। बहुत धुआं। तो ये हो गए कोयले के प्रकार। अब अगला विषय है बायोगैस, जिससे हम आम भाषा में गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस ये जैविक पदार्थों जैसे गोबर या खेती के कचरे के ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सड़ने से बनती है। इसका सबसे जरूरी कंपोनेंट क्या है? मीथेन। मीथेन, इसका मुख्य घटक मीथेन है। और एक और बात, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार S.B. देसाई ने किया था। S.B. देसाई? हाँ। अच्छा, और CNG का क्या, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस? CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये प्राकृतिक गैस का ही एक कंप्रेस्ड रूप है। मतलब उसे दबाया जाता है? हाँ, गैस को 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हाई प्रेशर पर दबाया जाता है, ताकि वो कम जगह घेरे, और ये पेट्रोल और डीजल की तुलना में प्रदूषण भी बहुत कम करती है। इसका मिश्रण क्या है? इसमें मुख्य रूप से मीथेन, एथेन और प्रोपेन होते हैं। इसे MAP से याद रख सकते हैं। MAP, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। बढ़िया जी। अब बात करते हैं LPG की, जो हमारे रसोई के सिलेंडर में होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इन गैसों की अपनी कोई गंध नहीं होती। कोई गंध नहीं होती? तो फिर जब गैस लीक होती है तो वो अजीब सी महक कहाँ से आती है? वो मिलाई जाती है। सुरक्षा के लिए इसमें मरकैप्टन नाम का एक बहुत बदबूदार यौगिक मिलाते हैं। मरकैप्टन? हाँ, ताकि गैस लीक होने का तुरंत पता चल सके। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं पेट्रोलियम पर। इसका नाम पेट्रा मतलब चट्टान और ओलियम मतलब तेल से बना है। चट्टान का तेल? बिल्कुल। इसका निर्माण लाखों सालों में समुद्री जीवों के अवशेषों से होता है, जब वो ऊंचे दबाव और तापमान में बिना हवा के दबे रहते हैं।
और पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, इन सबको अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे शोधन कहते हैं, रिफाइनिंग। ठीक है। तो ईंधन की गुणवत्ता कैसे मापते हैं? यहाँ दो महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, ऑक्टेन और सीटेन। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, शुद्धता कैसे मापें। हाँ, तो ऑक्टेन संख्या जो है वो पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए इस्तेमाल होती है। पेट्रोल के लिए ऑक्टेन। जी। ऑक्टेन संख्या जितनी ज्यादा होगी पेट्रोल उतना ही बेहतर माना जाएगा। और सीटेन संख्या? सीटेन संख्या का उपयोग डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। डीजल के लिए सीटेन। ठीक है। और कभी कभी इंजन से खटखट की आवाज आती है, उसका क्या? उससे अपस्फोटन कहते हैं, इंग्लिश में नॉकिंग। हाँ, और इसे कम करने के लिए पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता था। हाँ, अब नहीं मिलाते क्योंकि लेड बहुत प्रदूषण करता है। अच्छा, तो अब अंत में रॉकेट ईंधन पर एक नजर डालते हैं। रॉकेट फ्यूल। रॉकेट के ईंधन को प्रणोदक कहते हैं, यानी प्रोपेलेंट। ये दो तरह का होता है, ठोस और द्रव, सॉलिड और लिक्विड। ज्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है? ज्यादातर द्रव प्रणोदक का उपयोग होता है क्योंकि उसे कंट्रोल करना आसान होता है और वो ज्यादा एफिशिएंट भी है। और इनके कुछ उदाहरण? ठोस प्रणोदक में थायोकोल और पॉलीब्यूटाडाइन आते हैं। ओके। और द्रव प्रणोदक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और केरोसिन प्रमुख है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, बहुलक यानी कि पॉलीमर। पॉलीमर्स। ये शब्द सुनने में जितना टेक्निकल लगता है ना, इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। अच्छा। हाँ, ये असल में इस बात की कहानी है कि कैसे इंसान ने प्रकृति की नकल करने से भी आगे बढ़कर बिल्कुल नए मटेरियल बनाने सीख लिए। मतलब अणुओं परमाणुओं को खिलौनों की तरह जोड़कर। बिल्कुल, ऐसी चीजें बना दी जो पहले दुनिया में थी ही नहीं। और इसकी बुनियाद जहां तक मैंने समझा है, दो बहुत सरल आइडिया पर टिकी है, एकलक और बहुलक। हाँ, अंग्रेजी में कहें तो मोनोमर और पॉलीमर। हमारे सोर्सेज में इसे बूंदी और लड्डू के उदाहरण से समझाया गया है। एक अकेली बूंदी एक मोनोमर है, मतलब एक अकेली इकाई। और जब हलवाई हजारों बूंदियों को एक साथ जोड़कर एक लड्डू बना देता है तो वो लड्डू एक पॉलीमर यानी बहुलक बन जाता है। हजारों छोटी इकाइयों से बनी एक विशाल संरचना। ठीक। और जिस प्रक्रिया से ये जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। बस इसी एक प्रक्रिया ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। इसका सबसे आम उदाहरण तो शायद पॉलीथीन ही होगा, जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो उस केस में मतलब वो बूंदी क्या हुई? हाँ, अच्छा सवाल है। यहाँ पर बूंदी है एथिलीन नाम का एक छोटा सा गैस मॉलिक्यूल। एथिलीन, C2H4। हाँ, जब आप हजारों लाखों एथिलीन मॉलिक्यूल को खास तापमान और दबाव पर एक साथ लाते हैं तो वो जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं। और वही चेन बन जाती है पॉलीएथिलीन यानी पॉलीथीन। एकदम। एक साधारण सी गैस से एक ठोस लचीला प्लास्टिक बन गया। यही पॉलीमराइजेशन का जादू है। ठीक है, तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, पर सारे पॉलीमर तो पॉलीथीन जैसे नहीं होते। कुछ प्रकृति में भी तो मिलते हैं, कुछ पूरी तरह से इंसान बनाता है। इन्हें कैसे बांटा जा सकता है? इनको हम इनके स्रोत मतलब सोर्स के आधार पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर्स। हाँ, यानी वो जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलते हैं और सदियों से हम इनका इस्तेमाल कर भी रहे हैं, जैसे लकड़ी में मिलने वाला सेल्यूलोज या हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन। बिल्कुल। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड नाम के मोनोमर की एक लंबी चेन है। स्टार्च जिसे हम आलू या चावल में खाते हैं वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। अच्छा। और एक और मजेदार उदाहरण है प्राकृतिक रबड़। ये सब प्रकृति के बनाए हुए पॉलीमर है। और फिर आते होंगे वो जिन्हें हम बनाते हैं। हाँ, पर उसमें भी 2 कदम है। दूसरा प्रकार है अर्ध संश्लिष्ट यानी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक। यहां हमने थोड़ी होशियारी दिखाई। हमने प्रकृति से पॉलीमर लिया, जैसे पेड़ से सेल्यूलोज, और फिर लैब में ले जाकर उसमें थोड़े रासायनिक बदलाव कर दिए ताकि वो हमारी जरूरत के हिसाब से ढल जाए। हाँ, मतलब प्राकृतिक चीज को ही बेहतर बना दिया। ठीक वैसे ही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेयॉन। रेयॉन, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। हाँ, ये बनता तो लकड़ी के गूदे यानी सेल्यूलोज से ही है, लेकिन प्रक्रिया के बाद इसमें सिल्क जैसी चमक और मजबूती आ जाती है। और तीसरा प्रकार? और तीसरा और सबसे क्रांतिकारी प्रकार है संश्लिष्ट बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर। यानी वो मटेरियल जो पूरी तरह से लैब में स्क्रैच से बनाए गए, प्रकृति में जिनका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल।
प्लास्टिक, नायलॉन, टेफलॉन, ये सब। यही वो जगह है जहां इंसान की रचनात्मकता अपने चरम पर पहुंची। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं प्लास्टिक से। प्लास्टिक तो अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, हमारे चारों तरफ मौजूद है। पर क्या सारे प्लास्टिक एक जैसे होते हैं? कुर्सी बनाने वाला प्लास्टिक और बिजली के स्विच बनाने वाला प्लास्टिक तो बहुत अलग महसूस होता है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर प्लास्टिक का सबसे बड़ा वर्गीकरण सामने आता है। गर्मी के साथ वो कैसा बर्ताव करते हैं, इस आधार पर प्लास्टिक दो तरह के होते हैं। ओके। पहला है थर्मोप्लास्टिक। थर्मो मतलब गर्मी? हाँ, तो ये वो प्लास्टिक है जिन्हें गर्म करने पर कुछ होता है। हाँ, कह सकते हैं कि ये वो प्लास्टिक हैं जो गर्मी से दोस्ती कर लेते हैं। इन्हें गर्म करो तो ये मुलायम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और ठंडा होने पर वापस सख्त हो जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप इन्हें बार बार पिघलाकर नया आकार दे सकते हैं, इसीलिए ये रिसाइकलिंग के लिए बेहतरीन होते हैं। अच्छा, तो हमारी पानी की बोतलें, खिलौने, पॉलिथीन की थैलियां, ये सब थर्मोप्लास्टिक हुए। एकदम। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन जिससे डिस्पोजेबल कप बनते हैं, और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाँ, जिससे आजकल पानी के पाइप और घर की फॉल सीलिंग बनती है, वो सब थर्मोप्लास्टिक के ही उदाहरण हैं। यहाँ एक चीज बहुत दिलचस्प है, वो है नॉनस्टिक बर्तनों पर लगी काली परत। वो भी तो एक तरह का प्लास्टिक ही है, पर वो तो सीधे आग के ऊपर रहता है और पिघलता नहीं। वो टेफ्लॉन है, और उसकी कहानी तो और भी मजेदार है। टेफ्लॉन भी एक थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन इसकी खोज पूरी तरह से एक हादसा थी। अच्छा? हाँ, 1938 में एक वैज्ञानिक रेफ्रिजरेंट गैस बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने गैस को एक सिलेंडर में स्टोर किया, पर अगले दिन जब उसने वॉल्व खोला तो कुछ बाहर नहीं आया। गैस गायब हो गई। उसे भी यही लगा, पर जब उसने सिलेंडर का वजन किया तो वो उतना ही था। हैरान होकर उसने सिलेंडर को आरी से काटकर खोला तो देखा कि अंदर एक अजीब चिकनी मोम जैसी सफेद परत जमी हुई थी। यही टेफ्लॉन था। कमाल है। ये दुनिया का सबसे चिकना पदार्थ था जिस पर कुछ भी नहीं चिपकता था, और इसका असर सिर्फ हमारे किचन तक ही नहीं रहा। इसे मेडिकल इम्प्लांट से लेकर स्पेस सूट तक में इस्तेमाल किया जाता है। वाह, मतलब एक नाकाम एक्सपेरिमेंट से दुनिया बदल देने वाला मटेरियल बन गया। तो ये तो हुआ थर्मोप्लास्टिक। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं जो शायद गर्मी से दोस्ती नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। दूसरा प्रकार है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग? यस, ये वो जिद्दी प्लास्टिक है जिन्हें आप सिर्फ एक बार गर्म करके आकार दे सकते हैं। एक बार ये सेट हो गए तो हो गए, और दोबारा गर्म करने पर? दोबारा गर्म करने पर ये पिघलेंगे नहीं, बल्कि जलकर खाक हो जाएंगे। एक मिनट, अगर इसे दोबारा आकार नहीं दे सकते तो ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर हम इसे इस्तेमाल ही क्यों करते हैं जब थर्मोप्लास्टिक ज्यादा लचीला और रिसाइकिल करने लायक है? क्योंकि जहां थर्मोप्लास्टिक की खूबियां खत्म होती हैं, वहां थर्मोसेटिंग की शुरू होती है। इनकी यही जिद इनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कैसे? क्योंकि ये गर्मी से पिघलते नहीं, ये उन जगहों के लिए परफेक्ट हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी या दबाव हो। जैसे कि प्रेशर कुकर का हैंडल या बिजली के स्विच। बिल्कुल सही पकड़ा। इन दोनों का सबसे क्लासिक उदाहरण है बेकेलाइट। प्रेशर कुकर का हैंडल बेकेलाइट का बना होता है क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक है, मतलब गर्मी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। हाँ, आप पैन को आग पर रख दीजिए, पैन गर्म हो जाएगा पर हैंडल ठंडा रहेगा। इसी तरह बिजली के स्विच भी बेकेलाइट के बनते हैं क्योंकि ये बिजली का भी कुचालक है और शॉर्ट सर्किट की गर्मी से पिघलता नहीं। पर बेकेलाइट की सबसे खास बात क्या है? बेकेलाइट की सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया का पहला पूरी तरह से सिंथेटिक यानी मानव निर्मित बहुलक था। पहला मानव निर्मित पॉलीमर। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं थी। 1907 से पहले हम सिर्फ प्रकृति में मिलने वाली चीजों को बदल सकते थे, जैसे लकड़ी, धातु या प्राकृतिक रबड़। बेकेलाइट के साथ पहली बार इंसान ने लैब में बिल्कुल स्क्रैच से कोयले के टार से मिले केमिकल मतलब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को जोड़कर एक ऐसा मटेरियल बना दिया जो प्रकृति में कहीं नहीं था। और इसने प्लास्टिक युग की शुरुआत की। हाँ, इसने इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर घरेलू सामान तक हर चीज को हमेशा के लिए बदल दिया। तो प्लास्टिक ने हमें मजबूत आकार में ढलने वाली चीजें दी, पर हर जगह मजबूती नहीं चाहिए, कहीं कहीं हमें लचीलापन चाहिए। कुछ ऐसा जो खिंच सके और वापस अपनी जगह पर आ जाए। बिल्कुल, और यहीं से कहानी में एंट्री होती है रबड़ की। हाँ, रबड़ यानी इलास्टोमर। इसकी पहचान ही है इसकी प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। रबड़ के अणु असल में बहुत लंबी उलझी हुई स्प्रिंग जैसी चेन्स होती हैं। जब आप इसे खींचते हैं
तो ये चेन सीधी हो जाती हैं और छोड़ते ही वापस अपनी उलझी हुई अवस्था में आ जाती हैं। और रबड़ भी तो प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों तरह की होती है। हाँ, प्राकृतिक रबड़ हमें हेविया ब्राजीलियंसिस नाम के पेड़ से निकलने वाले एक दूधिया चिपचिपे तरल से मिलती है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स? इस लेटेक्स में जो मोनोमर होता है उसका नाम है आइसोप्रीन। जब लाखों आइसोप्रीन के अणु जुड़ते हैं तो पॉलीआइसोप्रीन बनता है, जिसे हम प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। पर प्राकृतिक रबड़ के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी, है ना? मैंने पढ़ा है कि वो बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं थी। बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी तापमान। गर्मियों में वो चिपचिपी और बदबूदार हो जाती थी और सर्दियों में कड़ी होकर टूट जाती थी। ऐसी चीज से कार के टायर तो नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं। दशकों तक लोग इस समस्या का हल ढूंढते रहे और फिर एक और हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक और एक्सीडेंटल डिस्कवरी? हाँ, 1839 में चार्ल्स गुडियर नाम का एक आविष्कारक सालों से रबड़ को सुधारने की कोशिश में लगा था। एक दिन गलती से रबड़ और सल्फर यानी गंधक का मिश्रण गर्म स्टोव पर गिर गया और उसने देखा कि जलने की बजाय रबड़ चमड़े जैसा सख्त और लचीला हो गया था। उसने रबड़ के वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन की खोज कर ली थी। तो ये वल्कनीकरण करता क्या है? सल्फर मिलाने से ऐसा क्या हो जाता है? इसे ऐसे समझिए कि रबड़ की पॉलीमर चेन्स स्पेगेटी के धागों की तरह एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं। अच्छा। जब हम सल्फर मिलाकर इसे गर्म करते हैं तो सल्फर के परमाणु इन अलग अलग चेन्स के बीच में पुल बना देते हैं, जिन्हें क्रॉस लिंक्स कहते हैं। क्रॉस लिंक्स। अब ये चेन्स एक दूसरे पर फिसल नहीं सकती, बल्कि एक मजबूत 3 डायमेंशनल नेटवर्क में बंध जाती हैं। और इसी नेटवर्क की वजह से वल्कनीकृत रबड़ ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीली और गर्मी को झेलने वाली बन जाती है। एकदम सही। इसी खोज ने औद्योगिक क्रांति को रफ्तार दी। अब हमारे पास भरोसेमंद टायर्स, इंजन बेल्स, सील्स और पाइप थे। वल्कनीकरण के बिना आधुनिक परिवहन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन फिर भी एक समस्या थी। प्राकृतिक रबड़ सिर्फ कुछ खास इलाकों में ही उगती थी। अगर उन देशों से सप्लाई बंद हो जाए तो? और ऐसा ही हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के रबड़ बागानों पर कब्जा कर लिया, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों की प्राकृतिक रबड़ की सप्लाई लगभग पूरी तरह कट गई। और जंग लड़ने के लिए जीप, ट्रक और हवाई जहाज के टायरों की जरूरत थी। बिल्कुल। तब सिंथेटिक रबड़ बनाना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया। और यहीं से ब्यूना एन और ब्यूना एस जैसे सिंथेटिक रबड़ का जन्म हुआ। हाँ, वैज्ञानिकों ने पेट्रोलियम से मिलने वाले रसायनों से रबड़ बनाना शुरू किया। ब्यूना एन में 2 मोनोमर होते हैं, ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल? हाँ, और यही इसका सीक्रेट वेपन है। इस अणु की बनावट ऐसी है कि ये तेल और पेट्रोल को दूर धकेलता है, उन्हें सोखता नहीं है। अच्छा, इसीलिए ये उन जगहों के लिए परफेक्ट बन जाता है जहां तेल का सामना करना हो, जैसे गाड़ी के इंजन में ईंधन की पाइप या ऑयल सील बनाने के लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है ब्यूना एस, जिसमें ब्यूटाडाइन के साथ स्टाइरीन मिलाया जाता है। स्टाइरीन? ये ज्यादा घर्षण झेल सकता है, इसलिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल टायर और जूतों के सोल बनाने में होता है। एक मिनट, मैंने सोर्सेज में एक बहुत ही अजीब बात पढ़ी। क्या ये सच है कि च्यूइंग गम में भी सिंथेटिक रबड़ होता है? हाँ, वही मटेरियल जैसे जूतों के सोल बनते हैं? ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है, पर ये सच है। पारंपरिक च्यूइंग गम पेड़ों से मिलने वाले एक प्राकृतिक लेटेक्स चिकले से बनता था। अच्छा। लेकिन युद्ध के दौरान हुई रिसर्च का एक नतीजा ये भी था कि हमें च्यूइंग गम का एक नया, सस्ता और ज्यादा स्थिर बेस मटेरियल मिल गया, जो कि सिंथेटिक रबर ही है। तो मतलब जो च्यूइंग गम चबाते हैं, हाँ, उसका बेस काफी हद तक ब्यूनाइज जैसा ही होता है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, रेशे यानी कि फाइबर्स। तो रेशों से ही धागे बनते हैं और फिर कपड़े। लेकिन ये रेशे ये आते कहाँ से हैं? इनके मुख्य प्रकार क्या हैं? देखिए, मुख्य रूप से रेशे 3 तरह के होते हैं। पहले तो है प्राकृतिक रेशे, मतलब नेचुरल फाइबर्स, जी, जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, पौधों और जंतुओं से। हाँ बिल्कुल, पौधे और जंतु। दूसरे हैं संश्लिष्ट रेशे, जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ये पूरी तरह से इंसान बनाते हैं प्रयोगशालाओं में रासायनिक पदार्थों से। और तीसरा प्रकार? तीसरा इन दोनों के बीच का है, अर्ध संश्लिष्ट यानी सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। ये होते तो प्राकृतिक ही हैं, पर उनमें कुछ रासायनिक बदलाव किए जाते हैं। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले प्राकृतिक रेशों को ही समझते हैं। पौधों और जानवरों से हमें कौन कौन से रेशे मिलते हैं?
पौधों से हमें मुख्य रूप से कपास यानी कॉटन मिलता है, जूट है, पटसन है, ये सब सेल्यूलोज से बने होते हैं। सेल्यूलोज? जी। और वहीं जंतुओं से हमें ऊन और रेशम मिलता है। ऊन हमें भेड़, बकरी, याक जैसे जानवरों से मिलता है। और रेशम? और रेशम हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है, जैसे मलबरी, बॉम्बिक्स मोरी। और ये जो रेशे हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, तो एक सेल्यूलोज से और दूसरा प्रोटीन से। ठीक है, अब उन रेशों की बात करते हैं जो पूरी तरह से मानव निर्मित हैं। इनमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नाम नायलॉन का आता है। हाँ, नायलॉन ये मानव द्वारा विकसित पहला पूर्ण कृत्रिम फाइबर है। पहला? जी हाँ, पहला। इसकी खोज 1931 में हुई थी। इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। मैंने सुना है न्यूयॉर्क और लंदन से जुड़ा कुछ। बिल्कुल, इसका नाम न्यूयॉर्क यानी NY और लंदन मतलब LON इन दोनों शहरों के नाम पर रखा गया है, क्योंकि दोनों शहरों के वैज्ञानिकों का इसमें योगदान था। कमाल है। तो इसकी रासायनिक संरचना क्या है? ये बनता किस चीज से है? यह पॉलीअमाइड नाम के एक रसायन से बनता है। पॉलीअमाइड? जी। और इसके गुण तो बहुत ही कमाल के हैं। ये बहुत मजबूत होता है, हल्का, लचीला और चमकदार भी, और इसे धोना भी बहुत आसान है। तभी इसका इस्तेमाल इतनी अलग अलग जगह होता है, जैसे मोजे, रस्सियां। हाँ, मोजे, रस्सी, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, और यहाँ तक कि पैराशूट बनाने में भी। पैराशूट? मतलब ये वाकई बहुत मजबूत होता है। अच्छा, नायलॉन के बाद पॉलिएस्टर भी बहुत आम है। ये कैसे बनता है? पॉलिएस्टर एस्टर नाम के एक रसायन की लंबी चेन से बनता है। एस्टर? ये तो वही है जिससे फरों में खुशबू आती है ना? हाँ बिल्कुल, वही एस्टर। तो इसके भी कई प्रकार हैं। कपड़ों के लिए जो इस्तेमाल होता है वो है टेरिलीन, और बोतलें, बर्तन या तार बनाने के लिए पेट यानी PET का इस्तेमाल होता है। अच्छा, PET मतलब पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट? बिल्कुल। पॉलिस्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। हाँ, और इन्हें धोना भी बहुत आसान होता है। जी। ठीक है। एक और सिंथेटिक फाइबर है एक्रिलिक। मैंने सुना है इसे सिंथेटिक ऊन भी कहते हैं। तो ये असली ऊन से कैसे अलग है? हाँ, इसे संश्लेषित ऊन या सिंथेटिक वूल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके गुण ऊन से बहुत मिलते जुलते हैं। तो फिर इसके फायदे क्या हैं? हम असली ऊन की जगह इसे क्यों इस्तेमाल करें? देखिए, ये प्राकृतिक ऊन से काफी सस्ता होता है, ज्यादा टिकाऊ भी है, और इसका रखरखाव भी बहुत आसान है। मतलब ये किफायती भी है और आसान भी? बिल्कुल। आजकल आप बाजार में जितने भी शॉल, स्वेटर या कंबल देखते हैं उनमें से ज्यादातर एक्रिलिक के ही बने होते हैं। और अब उस श्रेणी की बात करते हैं जो प्राकृतिक और कृत्रिम के बीच में है, अर्ध संश्लिष्ट। इसमें रेयॉन का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, रेयॉन। इसे गरीबों का रेशम क्यों कहा जाता है? रेयॉन, जैसा हमने कहा, एक अर्ध संश्लिष्ट रेशा है। इसे प्राकृतिक स्रोत से ही बनाया जाता है, मतलब लकड़ी के गूदे से। लकड़ी के गूदे से? जी, लकड़ी के गूदे में जो सेल्यूलोज होता है उससे। इस सेल्यूलोज को कुछ रसायनों जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर रेयॉन तैयार किया जाता है। अच्छा, तो इसकी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके गुण रेशम की तरह होते हैं। ये दिखता रेशम जैसा है, लेकिन रेशम से बहुत सस्ता होता है। तो इसीलिए इसे कृत्रिम रेशम या आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। बिल्कुल, या फिर गरीब लोगों का रेशम। इसका मुख्य उपयोग कपड़ा उद्योग में होता है, और इसे किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। तो अब अगला अध्याय देखते हैं, कांच के प्रकार और उनके उपयोग। जी, तो सबसे पहले कांच है क्या? असल में ये एक अतिशीतित द्रव है, मतलब एक सुपरकूल्ड लिक्विड। सुपरकूल्ड लिक्विड मतलब ये पूरी तरह से ठोस नहीं है? नहीं, इसका कोई एक निश्चित गलनांक यानी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता। अच्छा। जो साधारण कांच हम देखते हैं वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का एक मिश्रण होता है। और इसे बनाने के बाद जो धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया होती है उसे अविलीकरण या एनीलिंग कहते हैं। सही कहा? बिल्कुल सही, एनीलिंग। इससे कांच मजबूत बनता है। समझ गया। और दर्पण बनाने के लिए? दर्पण के लिए कांच के एक तरफ सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा दिया जाता है। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड, जिससे दूसरी तरफ हमें प्रतिबिंब दिखता है। जी ठीक है, अब देखते हैं कि कांच में रंग कैसे आता है, अलग अलग रासायनिक पदार्थ मिलाने पर, है ना? ये परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे अगर हमें गहरा नीला रंग चाहिए, शाही नीला रंग, हाँ, तो उसके लिए कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड। और पीले रंग के लिए? पीले रंग के लिए कैडमियम सल्फेट। कैडमियम सल्फेट। ठीक है। मैंने एक मोरपंखी नीला रंग भी देखा है,
सियान ब्लू। हाँ, पीकॉक ब्लू वो आता है क्यूप्रिक ऑक्साइड से। क्यूप्रिक ऑक्साइड। और एक और मजेदार बात, तांबे का ही एक दूसरा ऑक्साइड है क्यूप्रस ऑक्साइड। उससे क्या होता है? उससे कांच का रंग एकदम लाल हो जाता है। वाह, एक ही तत्व से दो रंग। और वो जो सबसे आम है हरा रंग, ये तो अक्सर पूछा जाता है। हाँ, हरा रंग आता है क्रोमियम ऑक्साइड से, ये तो याद रखना ही चाहिए। चलिए अब कांच के मुख्य प्रकार और उनके उपयोगों पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लिंट कांच की। फ्लिंट कांच, इसमें पोटैश और लेड सिलिकेट होता है। लेड सिलिकेट। जी, और इसी वजह से इसका उपयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस और बिजली के बल्ब बनाने में होता है। ओके, अब अगला है मृदु कांच। इसे सोडा कांच भी कहते हैं शायद। हाँ, सोडा कांच या लाइम ग्लास, ये सबसे आम है। अच्छा, ये बनता किससे? ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? अरे हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह, बर्तन, खिड़कियों के शीशे, ट्यूबलाइट, सब इसी से बनते हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कांच है। बिल्कुल। तो फिर कठोर कांच या पोटाश कांच में क्या अलग है? इसमें जैसा नाम से ही जाहिर है, पोटाश मतलब पोटेशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। और इस वजह से ये बहुत ज्यादा तापमान सह सकता है। अच्छा, तभी इसका उपयोग प्रयोगशाला के उपकरणों में होता है, जैसे बीकर और परख नली। जी बिल्कुल, जिन्हें सीधे गर्म करना पड़ता है। और पायरेक्स कांच, जिसे बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं। हाँ, ये तो कठोर कांच से भी एक कदम आगे है। ये सिलिका और बोरॉन डाइऑक्साइड से बनता है। मतलब ये और भी ज्यादा तापमान सह सकता है। जी हाँ, इसीलिए इसका मुख्य उपयोग प्रयोगशाला के जो बहुत हाई क्वालिटी उपकरण होते हैं उनमें और कार के हेडलैम्प बनाने में। कार के हेडलैम्प, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, अब आते हैं क्रूक्स कांच पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, बहुत। इसमें होता है सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड। और इसकी खासियत ये है कि ये पराबैंगनी किरणों मतलब यूवी रेज को सोख लेता है। ओह, अच्छा, तो इसीलिए इसका उपयोग धूप के चश्मे बनाने में होता है। बिल्कुल, ये हमारी आंखों को यूवी किरणों से बचाता है। कमाल है। और वो जादुई कांच, फोटोक्रोमिक? हाँ, जो धूप में जाते ही काला हो जाता है। उसके पीछे क्या विज्ञान है? उसके अंदर होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड? जी, इसी की वजह से तेज रोशनी पड़ते ही वो अपना रंग बदल लेता है। तो ऐसे चश्मों के लेंस इसी से बनते हैं, जो धूप में गहरे हो जाते हैं। कुछ और प्रकार भी हैं, जैसे क्राउन कांच। इसका क्या उपयोग है? क्राउन कांच का उपयोग भी चश्मों के लेंस और दूसरे ऑप्टिकल उपकरणों में होता है। ओके, और क्वार्ट्ज कांच? क्वार्ट्ज कांच लगभग शुद्ध सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। बिल्कुल शुद्ध। हाँ, इसीलिए इसका उपयोग पराबैंगनी लैंप के बल्ब और कुछ खास तरह के रासायनिक कंटेनरों में होता है। समझ गया। और सूची में आखिरी है जेना कांच। जेना कांच, ये जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट से बनता है। और इसे कांच का सबसे अच्छा प्रकार मानते हैं। हाँ, क्योंकि इसकी रासायनिक प्रतिरोधक क्षमता बेजोड़ है। मतलब ये किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता। बिल्कुल, इसीलिए प्रयोगशाला में जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील रसायन होते हैं उन्हें रखने वाली बोतलें इसी से बनती हैं। बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा प्रश्नोत्तर का दौर हो जाए, जो सीधे परीक्षाओं में आते हैं। जरूर, मैं तैयार हूँ। ठीक है, पहला सवाल, कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला, लेंस बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग होता है? फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच, बहुत अच्छे। वो कौन सा कांच है जो तेज रोशनी में अपने आप काला हो जाता है? फोटोक्रोमैटिक कांच। सही। और आखिरी सवाल, किस कांच में मुख्य रूप से पोटाशियम पाया जाता है? कठोर कांच में, जिसे पोटाश कांच भी कहते हैं। दो ऐसे जादुई पाउडरों की बात करेंगे जिनके बिना हमारी आज की दुनिया जैसी है वैसी शायद हो ही नहीं सकती थी। हाँ, बिल्कुल। एक जो कंक्रीट के जंगल और मतलब गगनचुंबी इमारतें खड़ी करता है। हाँ। और दूसरा जो अरबों लोगों का पेट भरता है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं सीमेंट और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की। जी। और ये दोनों देखने में भले ही मतलब साधारण ग्रे और सफेद पाउडर लगें, लेकिन इनके पीछे जो केमिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो कमाल का है। इन्होंने सचमुच इंसानियत की कहानी बदल दी। तो चलिए कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं उस पाउडर से जो हमारे शहरों की नींव है, सीमेंट। सीमेंट,
हम इसे हर दिन देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। ये कोई ब्रांड का नाम है या इसके पीछे कोई और कहानी है? मतलब पोर्टलैंड ही क्यों? अरे ये तो बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से सीमेंट की कहानी शुरू होती है। ये नाम इंग्लैंड की एक जगह है, आइल ऑफ पोर्टलैंड, वहां से आया है। अच्छा। 19वीं सदी में जोसेफ एस्पेन नाम के एक ब्रिटिश मिस्त्री थे। उन्होंने चूना पत्थर और मिट्टी को भट्टी में तपा के एक ऐसा पाउडर बनाया जो पानी मिलाने पर जम जाता था। और जमने के बाद वो इतना मजबूत और टिकाऊ पत्थर बनता था कि उसकी शक्ल और मजबूती बिल्कुल पोर्टलैंड से निकलने वाले प्राकृतिक पत्थर जैसी थी। ओह अच्छा। हाँ, वो पत्थर उस जमाने में इमारतों के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता था। तो एस्पेन ने अपने इस कृत्रिम पत्थर को पोर्टलैंड सीमेंट नाम दिया, ताकि लोग इसकी क्वालिटी को समझ सके। एग्जैक्टली। ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो आप देखिए कामयाब रही। वाह, मतलब नाम ही क्वालिटी की गारंटी बन गया। तो इस जादुई पाउडर की रेसिपी क्या है? इसमें आखिर होता क्या है जो इसे पानी के साथ मिलकर पत्थर बना देता है? इसकी रेसिपी ही इसकी असली ताकत है। अगर हम सीमेंट के अंदर झांक कर देखें तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है कैल्शियम ऑक्साइड की, जिसे हम आम भाषा में चूना कहते हैं। बिल्कुल, चूना। लगभग 50 से 60%। आधी से ज्यादा सिर्फ चूना? ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता था कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी। असल में चूना ही इसका मुख्य हीरो है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिलिका, यानी रेत का मुख्य तत्व, जो करीब 20 से 25% होता है। फिर है एल्यूमिना, 5 से 10%, और इसके बाद कुछ छोटे मोटे लेकिन बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं, जैसे जिप्सम, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, जो बहुत कम मात्रा में होते होंगे। हाँ, बहुत कम। ठीक है, तो मुख्य तौर पर चूना, सिलिका और एल्यूमिना। भारत में ये तकनीक कब आई? हमने कब अपना सीमेंट बनाना शुरू किया? भारत में सीमेंट की कहानी ये 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई। पहला सीमेंट प्लांट 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। 1904 में? जी, सोचिए उस दौर में देश में बड़े बड़े बांध, पुल और कारखाने बनाने की शुरुआत हो रही थी। इस एक फैक्ट्री ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब ये सिर्फ सीमेंट नहीं था, ये आधुनिक भारत की नींव थी। बिल्कुल। ये तो वाकई एक बड़ा मील का पत्थर रहा होगा। पर मैं अभी भी उस प्रक्रिया को लेकर उत्सुक हूँ। जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ऐसा क्या होता है? क्या ये सिर्फ सूख जाता है जैसे मिट्टी सूखती है? नहीं, ये सिर्फ सूखना नहीं है। ये असल में एक केमिकल जादू है जिसे हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन? हाँ, जैसे ही सीमेंट के कण पानी के संपर्क में आते हैं, वे एक रासायनिक क्रिया शुरू कर देते हैं। ये कण पानी के अणुओं के साथ मिलकर सुई जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल का एक घना जाल बुनना शुरू कर देते हैं। क्रिस्टल का जाल? हाँ, बिल्कुल। और जैसे जैसे ये जाल घना और मजबूत होता जाता है, ये अपने आसपास की रेत और बजरी को कसकर पकड़ लेता है। अच्छा। यही प्रक्रिया सीमेंट को उसकी पत्थर जैसी अविश्वसनीय मजबूती देती है। तो ये सूखना नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नए और मजबूत पदार्थ का बनना है। ये तो कमाल है। लेकिन अगर ये रिएक्शन इतनी तेजी से हो जाए कि मिस्त्री को मसाला फैलाने का मौका ही ना मिले, तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रक्रिया को नियंत्रित कैसे करते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर सीमेंट की रेसिपी में मौजूद वो जो छोटे छोटे खिलाड़ी है ना, वो अपना बड़ा किरदार निभाते हैं। सीमेंट में मौजूद जिप्सम एक ब्रेक की तरह काम करता है। ब्रेक की तरह? हाँ, वो हाइड्रेशन की प्रक्रिया को धीमा कर देता है ताकि कारीगरों को मसाले के साथ काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बिना जिप्सम के सीमेंट तो मिनटों में जम जाएगा। तो जिप्सम हमें काम करने का समय देता है। हाँ। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां हमें सीमेंट को जल्दी जमाना होता है, जैसे पानी के अंदर किसी पुल का पिलर बनाना हो। वहां क्या होता है? ऐसी स्थितियों के लिए सीमेंट में एक्सेलरेटर भी होता है, और वो है एल्यूमिना। अच्छा। एल्यूमिना का काम जिप्सम से ठीक उल्टा है। ये हाइड्रेशन की प्रक्रिया को तेज करता है। इसलिए जिन कामों में तेजी की जरूरत होती है, वहां ऐसा सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एल्यूमिना की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो। मतलब सीमेंट में ही ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों मौजूद है। ये तो शानदार इंजीनियरिंग है। और बाकी चीजों का क्या, जैसे आयरन ऑक्साइड? आयरन ऑक्साइड और मैंगनीज जैसे तत्व सीमेंट को अतिरिक्त मजबूती देते हैं और उसमें दरारें पड़ने से रोकते हैं।
एक और दिलचस्प बात चूने के बारे में है। बताइए। हमने कहा कि ये 50-60% होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा इससे ज्यादा हो जाए तो जमते समय सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं। तो ये पूरा खेल एक सटीक संतुलन का है। अद्भुत। तो हमने देखा कि कैसे इंसान ने पत्थरों को पीसकर और सही अनुपात में मिलाकर एक कृत्रिम चट्टान बनाना सीख लिया। हाँ, जिसने हमारी दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। लेकिन हमारी दुनिया सिर्फ कंक्रीट से नहीं बनी है, उसे चलाने के लिए ऊर्जा और भोजन भी चाहिए। और यहाँ भी एक दूसरे तरह का पाउडर काम आता है जो मिट्टी में जान डाल देता है। बिल्कुल। अब हम सीमेंट के कारखानों से निकलकर खेतों की ओर चलते हैं, क्योंकि जिस तरह सीमेंट ने हमारे शहरों को बनाया, उसी तरह उर्वरकों ने हमारी खेती को बदला और बढ़ती आबादी का पेट भरने में मदद की। बिल्कुल सही। उर्वरक या फर्टिलाइजर, हम इनके बारे में बहुत सुनते हैं। जैविक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, आखिर पौधों को इनकी जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्या मिट्टी में अपने पर्याप्त पोषण नहीं होता? देखिए, एक पौधे को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 16? जी, 16। इसे आप पौधे का एक बैलेंस डाइट समझ सकती हैं। इनमें से 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पौधे को हवा और पानी से आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बाकी 13 तत्वों के लिए वो पूरी तरह मिट्टी पर निर्भर रहता है। अब एक ही खेत पर साल दर साल फसलें उगाई जाती हैं, तो मिट्टी से ये 13 तत्व धीरे धीरे खत्म होते होंगे, है ना? एकदम सही। मिट्टी का बैंक बैलेंस खाली होने लगता है और इसी खालीपन को भरने के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल होता है। अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं जैविक उर्वरकों की। ये तो हजारों सालों से इस्तेमाल होने वाला तरीका है। जानवरों का गोबर, सड़ी गली पत्तियां, सब्जियों के छिलके, ये सब जैविक उर्वरक हैं। इसके फायदे तो साफ हैं। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, लेकिन क्या इसकी कोई कमी भी है? हाँ, इसकी सबसे बड़ी कमी है इसका असर। ये एक स्लो रिलीज खाने की तरह है। ये मिट्टी में धीरे धीरे घुलता है और पौधों को पोषण भी बहुत धीरे धीरे देता है। आज की तेजी से बढ़ती आबादी के लिए सिर्फ जैविक खाद पर निर्भर रहना काफी नहीं था। यहीं से रासायनिक उर्वरकों की कहानी शुरू होती है। यानी वो उर्वरक जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। इनका इतिहास कितना पुराना है? इनका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। कृत्रिम उर्वरक पहली बार 19वीं सदी में ही बनाए गए थे। ये औद्योगिक क्रांति की ही एक देन थी। अच्छा। वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया था कि पौधों को सबसे ज्यादा कौन से तत्व चाहिए और उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जा सकता है। इनका सबसे बड़ा फायदा है इनकी तेजी और सटीकता। तेजी और सटीकता मतलब ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत पोषण देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ये पौधे के लिए एक तरह से इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक जैसा है। और सटीकता का मतलब है कि अगर मिट्टी में सिर्फ एक खास तत्व की कमी है तो हम सिर्फ उसी तत्व वाला उर्वरक डाल सकते हैं। तो पौधों के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन से हैं जिन्हें हम इन रासायनिक उर्वरकों से देते हैं? इनमें 3 सबसे मुख्य हैं जिन्हें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। नाइट्रोजन का क्या काम है? नाइट्रोजन पौधे के विकास का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये प्रोटीन और डीएनए बनाने के लिए जरूरी है। सरल शब्दों में कहें तो इसी की वजह से पौधे का तना और पत्तियां बढ़ती हैं और उनका रंग हरा होता है। अच्छा। अगर किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो ज्यादातर मामलों में ये नाइट्रोजन की कमी का ही संकेत होता है। अच्छा। और इसकी जरूरत पौधे को अपने शुरुआती विकास के दौर में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन यानी ग्रोथ। अब फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस पौधे की नींव मजबूत करता है। इसका सीधा संबंध जड़ों के विकास, फूलों के खिलने और बीजों के बनने से है। ओके। अगर नाइट्रोजन पौधे को लंबा और हरा भरा बनाता है तो फास्फोरस उसे मजबूत और कह सकते हैं प्रजनन के लिए तैयार करता है। अच्छी जड़ें और ज्यादा फल फूल के लिए फास्फोरस जरूरी है। ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन और जड़ों फूलों के लिए फास्फोरस। अब तीसरा, पोटेशियम, ये क्या करता है? पोटेशियम पौधे के लिए एक बॉडीगार्ड या रेगुलेटर की तरह है। इसका पहला काम है पौधे के अंदर पानी के संतुलन को बनाए रखना। पानी के संतुलन को? हाँ, ये पत्तियों से पानी को ज्यादा उड़ने से रोकता है, जिससे पौधे में सूखा सहने की ताकत बढ़ जाती है। वाह, ये तो उन इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद है जहां पानी की कमी होती है। और इसका कोई और काम भी है? हाँ, ये पौधे की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है और फलों के आकार, रंग और स्वाद को भी बेहतर बनाता है। अच्छा। तो अगर आप बाजार में बड़े, रसीले और सुंदर रंग के फल देखते हैं तो उसमें पोटेशियम का भी बड़ा हाथ हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या कोई ऐसा उर्वरक भी है जिसमें ये तीनों एक साथ हो? मैंने खाद की बोरियों पर अक्सर कुछ नंबर लिखे देखे हैं, जैसे 12, 32, 16।
क्या इसका इनसे कोई लेना देना है? बिल्कुल, आपने सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक की तरफ इशारा किया है। जब इन तीनों को एक साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे NPK उर्वरक कहते हैं। NPK, N मतलब नाइट्रोजन, P का फास्फोरस और K पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है। अच्छा, तो उन बोरियों पे लिखे नंबर इन तीनों का अनुपात बताते हैं। एकदम। NPK को कम्प्लीट फर्टिलाइजर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पौधे के संपूर्ण विकास के लिए तीनों सबसे जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मतलब ये पौधों के लिए एक संतुलित थाली की तरह है। बिल्कुल। और भारत में खासकर पंजाब जैसे राज्यों में जहां खेती बहुत गहन तरीके से होती है, रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे ज्यादा है और उसमें NPK का एक बड़ा हिस्सा है। अब केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर साबुन और अपमार्जक देखते हैं। मुझे हमेशा से ये जानने की उत्सुकता रही है कि एक साधारण सी साबुन की टिकिया में इतनी जटिल केमिस्ट्री कैसे काम करती है। ये हमारे कपड़ों से मैल निकाल कैसे देती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसे समझने के लिए हम एक बहुत साधारण प्रयोग से शुरू कर सकते हैं। हाँ। कल्पना कीजिए कि हमारे पास 3 ग्लास पानी है। ठीक है। पहले में सिर्फ पानी है, दूसरे में हमने पानी और तेल मिलाया, तो हम क्या देखेंगे? अले वो तो कभी नहीं मिलेंगे, तेल बस ऊपर तैरता रहेगा एक अलग परत बनाकर। बिल्कुल। अब तीसरे ग्लास में हमने पानी और तेल के साथ थोड़ा सा साबुन भी मिला दिया और अब जब हम इसे घोलते हैं तो तेल घुल जाएगा, मतलब वो एक दूधिया सा घोल बन जाएगा। सही पकड़ा। और यही असल में साबुन का मूल काम है। हमारे कपड़ों पर या शरीर पर जो मैल होती है उसकी प्रकृति तैलीय मतलब ऑयली होती है। साबुन उसी तैलीय मैल को पानी में घोलकर बाहर निकाल देता है। अच्छा, तो साबुन तेल को पानी में घोल देता है, ये तो समझ आया। लेकिन रासायनिक रूप से साबुन है क्या? मतलब ये किस चीज से बनता है? साबुन असल में उच्च वसीय अम्लों के हायर फैटी एसिड्स। हाँ, हायर फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, सॉल्ट्स। और भी सरल शब्दों में कहूं तो जब हम वसा मतलब फैट में क्षार यानी एल्कली मिलाते हैं तो हमें साबुन मिलता है। तो ये फैटी एसिड्स मतलब जैसे पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ये सब जिनकी कार्बन चेन लंबी होती है। बिल्कुल, C15, C17 यही सब। और ये जो प्रक्रिया है फैट और क्षार को मिलाने की, उसे साबुनीकरण कहते हैं ना? सेपोनिफिकेशन। एकदम सही, साबुनीकरण। जब हम इन लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के जलीय घोल के साथ गर्म करते हैं तो साबुन बनता है। और इस प्रक्रिया में हमें एक और चीज मिलती है, एक सह उत्पाद। सह उत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट। वो क्या है? ग्लिसरॉल, या जिसे हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। अच्छा, तो हम जो नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए अलग अलग साबुन इस्तेमाल करते हैं, उनमें कोई रासायनिक अंतर होता है या बस मार्केटिंग है? नहीं, बिल्कुल अंतर होता है। और ये अंतर इसी बात पर निर्भर करता है कि हमने कौन सा क्षार इस्तेमाल किया है, NaOH या KOH। ओके। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड माने NaOH इस्तेमाल करते हैं तो हमें कठोर साबुन मिलता है, हार्ड सोप। हार्ड सोप जैसे कपड़े धोने वाला साबुन। हाँ, ये पानी में कम घुलता है और झाग भी कम बनाता है, इसीलिए ज्यादातर कपड़े धोने और सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। और मृदु साबुन मतलब सॉफ्ट सोप? वो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH से। ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है और खूब झाग बनाता है। तो नहाने वाला साबुन और शेविंग सोप, उनमें KOH होता है? बिल्कुल, इसीलिए वो इतना क्रीमी झाग देते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, साबुन आखिर काम कैसे करता है? मतलब वो मैल को पकड़कर बाहर कैसे निकालता है? इसका सारा राज साबुन के अणु की बनावट में छिपा है। साबुन के हर अणु के आप समझिए 2 सिरे होते हैं, एक सिर और एक पूंछ। सिर और पूंछ। हाँ, एक होता है आयोनिक सिरा जिसे हम आयोनिक हेड कहते हैं। ये जलरागी होता है। हाँ, हाइड्रोफिलिक मतलब जिसे पानी से प्यार हो। सही। तो ये सिरा पानी की तरफ आकर्षित होता है। और दूसरा हिस्सा है एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, हाइड्रोकार्बन टेल। और ये जरूर जल विरागी होगी, हाइड्रोफोबिक। बिल्कुल, इसे पानी से डर लगता है तो ये पानी से दूर भागती है, लेकिन इसे तैलीय मैल मतलब ग्रीस या ऑयल से प्यार है, ये उसकी तरफ आकर्षित होती है। वाह, तो एक हिस्सा पानी की तरफ भागता है और दूसरा मैल की तरफ। यहीं से सारा खेल शुरू होता होगा। यहीं से
सोचिए, जब हम गंदे कपड़े को साबुन वाले पानी में डालते हैं तो लाखों साबुन के अणु मैल के कण को घेर लेते हैं। अच्छा। उनकी जो हाइड्रोफोबिक पूंछ है वो जाकर मैल के तैलीय कण में धंस जाती है, उसे पकड़ लेती है। और सिर वाला हिस्सा जो पानी का दोस्त है, वो सब बाहर पानी की तरफ रहते हैं। अच्छा। इससे एक गोलाकार संरचना बन जाती है जिसमें सारी पूंछें अंदर की तरफ मैल को पकड़े हुए हैं और सारे सिर बाहर पानी की तरफ है। ओह, और इसी संरचना को मिसेल कहते हैं, माइसेल। हाँ, यही है मिसेल। मैल का कण इस मिसेल के केंद्र में, समझिए, कैद हो जाता है। तो ये मिसेल एक तरह से मैल के लिए एक ट्रांसपोर्ट कैप्सूल बन गया। मैल खुद पानी में नहीं जा सकती, तो साबुन के अणु उसे घेर कर एक ऐसा कैप्सूल बना लेते हैं जिसका बाहरी हिस्सा पानी से दोस्ती कर लेता है। क्या बात है, ट्रांसपोर्ट कैप्सूल, बिल्कुल यही होता है। और जब हम कपड़े को रगड़ते हैं या निचोड़ते हैं तो हम असल में इन लाखों छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट कैप्सूल्स को कपड़े से खींचकर बाहर निकाल रहे होते हैं। अब समझ आया कि सिर्फ साबुन लगाकर छोड़ देने से कपड़े उतने साफ क्यों नहीं होते, रगड़ना जरूरी है। बिल्कुल, रगड़ने से इन मिसलों पर अपनी जगह से हटने और पानी के साथ बह जाने में मदद मिलती है। अच्छा, बाजार में तो कई तरह के साबुन मिलते हैं, जैसे ब्यूटी सोप, मेडिकेटेड सोप। हाँ, उपयोग के आधार पर साबुन कई प्रकार के होते हैं। जो प्रसाधन साबुन या ब्यूटी सोप होते हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले तेल और वसा से बनते हैं। उनमें क्षार कम और ग्लिसरीन ज्यादा होता है। और वो औषधीय साबुन, मेडिकेटेड सोप, उनमें कुछ एंटीसेप्टिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो कीटाणुओं को रोकते हैं। और मुझे दाढ़ी बनाने वाले साबुन को लेकर हमेशा उत्सुकता रही है, वो इतना घना झाग कैसे बनाता है? उसका भी एक राज है। उनमें ज्यादा झाग बनाने के लिए रोजेन नाम का एक गोंद मिलाया जाता है। वो झाग को देर तक टिकाए रखने में मदद करता है। और वो पारदर्शी साबुन, ट्रांसपेरेंट सोप, वो कैसे बनते हैं? उन्हें पारदर्शी बनाने के लिए उनमें एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। इससे साबुन के क्रिस्टल नहीं बन पाते। और लिक्विड सोप तो फिर उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही होता होगा? हाँ, मुख्य रूप से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये तो हुई साबुन की बात। लेकिन फिर डिटर्जेंट क्या है? क्या वो भी एक तरह का साबुन ही है? डिटर्जेंट को साबुन रहित साबुन कहते हैं, सोपलेस सोप। काम तो ये साबुन जैसा ही करते हैं, मतलब मिसेल बनाकर ही सफाई करते हैं, लेकिन इनकी रासायनिक संरचना बिल्कुल अलग होती है। अलग होती है? कैसे? मुख्य अंतर यह है कि साबुन तो, जैसा हमने बात की, फैटी एसिड से बनते हैं, जबकि अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सल्फोनिक एसिड, ओके। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? साबुन तो था ही हमारे पास। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कठोर जल मतलब हार्ड वाटर में भी एकदम बढ़िया काम करते हैं। ओह, जबकि साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं करता, झाग ही नहीं बनता। सही, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। साबुन इन आयनों के साथ क्रिया करके एक अघुलनशील चिपचिपा पदार्थ बनाता है। हाँ, वो जो सफेद परत सी जम जाती है कपड़ों पर या बाल्टी पर, स्कम कहते हैं उसे शायद। बिल्कुल वही स्कम, और वो सफाई ठीक से नहीं होने देता। लेकिन अपमार्जक इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई क्रिया नहीं करते। अच्छा, इसीलिए वो कठोर और मृदु दोनों तरह के पानी में अच्छी सफाई करते हैं। तो आज हमने देखा कंप्लीट केमिस्ट्री। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।